सर ओके देखो, तो आज बेसिकली 3 टॉपिक है। लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज की, फिर मैं डाउट्स लूंगा। तो पहला जो टॉपिक है, और फाइनली हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे, है ना। ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो लीनियर चार्ज। तो सबसे पहले आप समझो कि लीनियर चार्ज होता क्या है। तो अगर मान लो कोई भी वायर है, और मान लो कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस लंबा है, और मान लो कि इस वायर पे चार्ज फैला हुआ है। तो सपोज करो कि कोई चार्ज है और वो किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। तो मान लो कि मैं इस लाइन का एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं, लेंथ L, और मान लो कि यहां से लेके यहां तक जो चार्ज है वो है Q। तो लैम्डा होता है Q/L। तो लैम्डा होता है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम अपॉन मीटर। तो लीनियर चार्ज मतलब किसी लाइन पे अगर आपका चार्ज फैला हुआ है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती कितनी है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कितना लेंथ है और उस पर कितना चार्ज फैला हुआ है, तो Q/L। ये होता है आपका लीनियर चार्ज, है ना। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, मतलब जो इन्फिनिटी से चालू हो रहा है और इन्फिनिटी पे ही खत्म हो रहा है, और मान लो कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां पे सेंटर से, मान लो इस लीनियर चार्ज से r दूरी पे। तो अब तुम एक चीज समझना, एक इंपॉर्टेंट चीज समझना। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है तो अपन क्या करते हैं, यहां से x दूरी पे एक छोटा सा चार्ज लेते हैं dq, और यहां से भी x दूरी पे एक छोटा सा चार्ज लेते हैं dq। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इसके दो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ध्यान से देखो, दोनों हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद रखना, अगर कहीं पे भी आपका इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो हर पॉइंट पे क्या होगी? हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज होगी। मतलब यहां पे इस तरीके से सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी आपके पास। तो हर जगह आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो पहले मैं आपको डेरिवेशन करा देता हूं, फिर न्यूमेरिकल तुमको करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो, आप एक लाइन बनाना, यहां पे इंफिनिटी, यहां पे इंफिनिटी, और सपोज करो कि इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। फिर आप क्या करना, इस लीनियर चार्ज के पास में आप एक इमेजनरी सिलेंडर बनाओ। क्या बनाओ? यहां पे आप एक इमेजनरी सिलेंडर बनाओ। और अपने को एक बात तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज। तो जो भी फ्लक्स होगा वो कहां से होगा? जो भी फ्लक्स होगा वो आपके लेटरल सरफेस एरिया से होगा। तो इधर से तो आपका फ्लक्स कितना है? 0। इधर से भी आपका फ्लक्स कितना है? 0। और मान लो यहां से फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E/A cos थीटा। तो ई तो निकालना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? 2πRL होगा। मान लो कि इसकी लेंथ है L, और मान लो कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है R, और cos 0 कितना होता है? 1। और यहाँ पे cos 0 क्यों हुआ? अब उसको समझना। देखो, यहां पे सपोज करो कि मैं कोई छोटा सा एरिया लेता हूं, तो उसका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। आप कहीं पे भी लो, यहां पे आप छोटा सा एरिया लो, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो थीटा कितना है? 0। कॉस 0 होता है 1। और याद रखो, परसों हमने क्या पढ़ा था कि नेट फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों फ्लक्स को ऐड करो, 0, 0 और E/2πRL। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? E/2πRL। और लेमडा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। एल से एल गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? लेमडा अपॉन 2πε0r। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं हम, वो ऐसे लिखते हैं 2k λ/r।
यहाँ पे के क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और लैम्डा होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो कोई भी लीनियर चार्ज लैम्डा है, कोई भी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज जिसपे लैम्डा है, तो इस लीनियर चार्ज से r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2k लैम्डा बाय r। तो अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, अंदर की तरफ। ये याद रखना। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारी 2k लैम्डा बाय r। के यहाँ पे होता है 9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा यहाँ पे है लीनियर चार्ज डेंसिटी। r का मतलब है कि आप लीनियर चार्ज से कितना दूर हो। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं तुम्हें सॉल्व कराता हूं। देखो लिख लो, और अगर तुम्हारे पास लिखी हुई होगी वैसे तो ये लिख लो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ठीक है, देखो एक न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करो। तो न्यूमेरिकल है ये, सपोज करो कि यहां पे एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहां पे एक और इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा। और यहां पे एक और इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है -लैम्डा। यहां पे एक पॉइंट है जो तीनों से बराबर दूरी पे, ए, ए और ए, और मान लो कि ये पॉइंट है ओ। तो आपको बताना है कि ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, लगाओ दिमाग, सोचो कैसे करोगे। तो यहां पे एक लीनियर चार्ज है लैम्डा, यहां पे लीनियर चार्ज 2 लैम्डा, यहां पे लीनियर चार्ज -लैम्डा, और ये एक पॉइंट है ओ। आपको तीनों इनफाइनाइट है, आपको बताना है कि ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट, इसको नाम देता हूं सेकंड, इसको नाम देता हूं थर्ड। तो पहले ओ का डॉट बनाओ। देखो पहले अपन फर्स्ट वाला निकालते हैं। तो लैम्डा है और कितनी दूरी पे ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो 2k लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय आर। ये 2 लैम्डा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ, तो ये पॉजिटिव है तो इधर बाहर की तरफ। तो 2k ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ध्यान से देखो। तो इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2k लैम्डा बाय ए जे कैप। और देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ ही होगा। तो एक और आ जाएगा तुम्हारा -2k लैम्डा बाय ए आई कैप। तो यहाँ पे आप इसको कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बाय ए कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा जे कैप माइनस आई कैप। ये इसका आंसर है। अब किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी सर इसमें। ये सर जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी तो इसमें अपन ने लैम्डा माइनस क्यों नहीं रखा? नहीं, देखो अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पता है तो देखो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो आप डायरेक्शन और वैल्यू लिखो, आप साइन मत लगाओ साथ में। और वो नेट जो है जो लेफ्ट और राइट का था उसमें जो वो ये मूवमेंट लेफ्ट में कैसे, मतलब -2k कैप कैसे, आई कैप कैसे आया था? देख ये ज्यादा है, ये बड़ा है, हाँ तो नेट उधर की तरफ होगा, और वो डायरेक्शन क्या होती है, हाँ, माइनस आई क्या। माइनस आई कैप। ओके। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक लीनियर चार्ज यहां पे, एक लीनियर चार्ज यहां पे, एक लीनियर चार्ज यहां पे, लैम्डा, 2 लैम्डा, -लैम्डा।
और यहां पे एक पॉइंट है जो इससे ए दूरी पे है, और ये डिस्टेंस भी आपको ए दे रखा है, और ये डिस्टेंस भी आपको ए दे रखा है, और मान लो ये पॉइंट है ए। तो आपको बताना है कि ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सोचो, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एक माइनस लैम्डा है, एक 2 लैम्डा है, और एक लैम्डा है। जो नेगेटिव होता है उससे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, जो पॉजिटिव होता है बाहर की तरफ। तो देखो पॉइंट बनाऊं मैं, देखो ये नेगेटिव है तो इससे कहा अंदर की तरफ। तो 2k λ/a, क्योंकि ए पॉइंट इससे तो ए दूरी पे ही है, ये 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा से कितनी दूरी पे 2 है, तो इससे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो 2k 2 λ/2a, ठीक है। और एक और भी उधर की तरफ, वो भी कितनी हो जाएगी इसके कारण, ये हो जाएगी 2k λ/3 है, क्योंकि इससे वो कितना दूर है, इससे वो कितना दूर है 3 है। ध्यान से देखो, ये 2 से 2 गया तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, देखो एक इधर, और दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो आपका बचा कितना, खाली ये बचा। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2k λ/3 है। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है तो पूछो, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी का बाहर की तरफ। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट है किसी को, ऋषिता कोई डाउट है, हेतल कोई डाउट है, कामाक्षी कोई डाउट है, श्रेया, भूमित्र कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार, नहीं तो अपन आगे बढ़ते फिर। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस चार्ज। तो अब सरफेस चार्ज क्या होता है, देखो अगर मान लो कि आपके पास कोई प्लेट है, और मान लो कि इस प्लेट पे कोई चार्ज फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। और सरफेस चार्ज के केस में भी यही होता है, अगर मान लो ये कोई सरफेस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस चार्ज से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मान लो ये पॉजिटिव है और इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है, जैसे लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, कौन सी, इनफाइनाइट। उसी तरीके से इनफाइनाइट सरफेस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो देखो निकालेंगे कैसे, अब तुम ध्यान से सुनना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज बाय एरिया। देखो समझना कैसे निकालते हैं। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास ये एक सरफेस चार्ज है, और मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और ये इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है, मतलब बहुत लंबी प्लेट है। तो हम क्या करेंगे, आप यहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ, और ये इसको कहां इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे, मतलब यहां पे चार्ज बंद है। देखो एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर निकलेगी, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर निकलेगी। मान लो कि आपको ये वाला एरिया ए दे रखा है, तो ये वाला एरिया भी कितना हो जाएगा ए, और ये वाला एरिया भी कितना हो जाएगा ए। और सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो अब यहां पे 3 फ्लक्स होंगे। देखो तुम ध्यान से देखो, तो यहां पे जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसके थ्रू आपका फ्लक्स कितना है, 0, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो तो इस सर्कल से बाहर निकल रही है। आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है, वहां से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और इधर से फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स नंबर 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई तो निकालना है एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो कॉस 0 कितना हो गया, 1। अब यहां से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स नंबर 3, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे आपका नेट फ्लक्स कितना आ गया, तीनों का ऐड करो तो 2 EA। और नेट फ्लक्स होता क्या है, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, तो चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, ए से ए गया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो।
लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। याद रखना, अगर आपका सरफेस चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बाहर की तरफ होगी, अगर आपका सरफेस चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ अंदर की तरफ होगी। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो अगला न्यूमेरिकल सीधा तुम्हें करना है, क्योंकि मैं इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ है तो ये तो थ्योरी है, ये तो तुम धीरे धीरे पढ़ते जाओ, याद हो जाएगी। पर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो न्यूमेरिकल पे आता हूं मैं। ठीक है, तो अगर कोई भी सरफेस चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, अब सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये एक प्लेट है, इस पे चार्ज है 2 सिग्मा, ये एक और प्लेट है जिस पे चार्ज है सिग्मा, और ये एक और प्लेट है जिस पे चार्ज है माइनस सिग्मा। तीनों इनफाइनाइट है। यहां पे एक पॉइंट है ए, तो आपको बताना है कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इसके कारण कितनी हो जाएगी? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये भी कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये नेगेटिव है, इसके कारण अंदर की तरफ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो टोटल कितनी हो गई? 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस जे कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है आपकी माइनस जे कैप। तो आप लिख सकते हो आंसर क्या आएगा? 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस जे कैप। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो। डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को करना है। सपोज करो कि यहां पे एक प्लेट है जिस पे चार्ज है सिग्मा, और मान लो कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है माइनस ई और मास है एम। ठीक है, इस पे मान लो माइनस सिग्मा चार्ज है। मेरा क्वेश्चन है कि अभी ये इससे ए डिस्टेंस पे है। अगर मान लो मैं इसको रिलीज करूंगा, आप खुद मुझे बताओ, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव रिपेल करेगा, तो आपको मुझे बताना है कि जब ये ए डिस्टेंस आगे पहुंच जाएगा तो आपको बताना है तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। आप खुद पहले इस क्वेश्चन को सोचो कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखो, माइनस सिग्मा, यहां से ए दूरी पे एक चार्ज पड़ा है, इलेक्ट्रॉन माइनस है जिसका मास है एम। इसको जैसे ही अपन रिलीज करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो ये दूर भागेगा। तो आपको बताना है कि अभी तो ए डिस्टेंस पे था, जब ए डिस्टेंस और आगे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। फिर चेक करो कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? ई, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्योंकि हमें पता है ना कि फोर्स उधर लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो मैं यहाँ पे फिर डायरेक्शन, यहाँ पे साइन नहीं ले रहा हूं। तो फोर्स कितना लगेगा? ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। फोर्स होता है क्या?
मास इंटू एक्सलेरेशन, तो इसका एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। तो ये आ गया आपका एक्सलेरेशन, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, 2as। वी तो अपने को निकालना है, यू तो 0 है, पहले इलेक्ट्रॉन खड़ा था। 2 एक्सलेरेशन कितना है, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए, तो यहां पे आ जाएगा ए। ये ए मतलब ये वाला ए है, तो आप बस रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप रूट ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी रूट ऑफ 2e सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। ये इसका आंसर है। तो 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आपका आंसर है। अब किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हें ये तरीके सीखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स से एक्सलेरेशन कैसे निकालते हैं, और एक्सलेरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछो आप। कोई डाउट है तो पूछो। देवांश क्लियर हुआ, भूमित्र भाई क्लियर हुआ, खुश। तुम्हें क्लियर है मैंने कैसे किया है क्वेश्चन की नहीं क्लियर है। पहले मैंने ई निकाला, फिर मैंने एफ निकाला, फिर मैंने ए निकाला, फिर थर्ड लॉ पुट, थर्ड इक्वेशन पुट करी, और मैंने वी निकाल लिया। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा अब तुम ध्यान से देखो। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। मान लो कि ये लीनियर चार्ज है लैम्डा, और मान लो कि इस लीनियर चार्ज से ए दूरी पे मान लो कि यहां पे कोई प्रोटॉन पड़ा है जिसका चार्ज है ई और मास है एम। आपको बताना है कि अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये दूर जाएगा। तो आप लोगों को मुझे सॉल्व करके भेजना है कि जब ये ए डिस्टेंस ऊपर पहुंच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पर ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो होती है 2k लैम्डा बाय आर। तो यहां पे आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ट्राई करना इस क्वेश्चन को और मुझे बताना एक बार। लैम्डा सर है, एक बार। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, इससे ए दूरी पे एक चार्ज पड़ा है ई जिसका मास है एम। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो उस पर रिपल्शन लगेगा और वो दूर भागेगा। तो आपको बताना है कि जब वो ए डिस्टेंस आगे जा चुका होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये करके तुम मुझे भेजना, चेक करो तुमसे ऐसे क्वेश्चन होते कि नहीं होते। यहाँ पे एक ओके सर। यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम्हारे काम आएगा, वो है ये। ए होता है वी डी वी बाय डी आर। एक्सलेरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। एक होता है डीवी बाय डी टी, एक होता है वी डीवी बाय डी आर। ये तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। ओके, तो कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। किसी को पूछना है इसमें तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। ओके, अच्छा अब एक टॉपिक में वो ले रहा हूं, पोलराइजेशन। तो सबसे पहले पोलराइजेशन होता क्या है, देखो। एक्चुअली जहां पे भी आपके चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वहां से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तो अगर मान लो आपका चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली ऐसे ही वाइब्रेट करेगा तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमेशा ऐसे ही निकलेगी। तो इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड वेव। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो कभी आपकी वेव ऐसे निकलती है, कभी ऐसे निकलती है, कभी ऐसे निकलती है। तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव। तो अनपोलराइज्ड वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। किसमें, अनपोलराइज्ड वेव में। कभी ऐसे ऑसिलेट होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। और अगर मान लो आपको कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है कंटिन्यूसली, तो इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड वेव। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड वेव। तो याद रखना,
सनलाइट जो आती है ना अपनी आंखों तक, सनलाइट जो होती है वो आपकी अनपोलराइज्ड होती है, क्योंकि सन पे जरूरी थोड़ी है कि आपके जो चार्जेस है वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे। सन पे चार्जेस कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो आपको जो लाइट मिलती है वो कौन सी होती है? अनपोलराइज होती है। तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूं, तो लिखो अपनी कॉपी में। एक तरीका जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं वो है पोलराइजेशन यूजिंग पोलराइजर। पोलराइजेशन यूजिंग पोलराइजर काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसको तुम ध्यान से देखना। और इसके लिए होता है आपका मेलस लॉ। इसके लिए होता है आपका मेलस लॉ, MALUSLAW, पोलराइजर, POLARIZER, पोलराइजर, मेलस लॉ। देखो अब है क्या, तुम समझना। सपोज करो कि ये आपका पोलराइजर है। याद रखना, अगर पोलराइजर के अंदर कोई अनपोलराइज लाइट जाती है तो पोलराइड उसको पोलराइज पोलराइज कर देता है। तो ये आपका एक पोलराइड है, ये इसको पोलराइज कर देगा। कैसे? देखो, हर पोलराइड की अपनी एक पोलराइज करने वाली एक्सिस होती है। तो अंदर जो वेव जाएगी वो अनपोलराइज्ड होगी, लेकिन बाहर जो वेव निकलेगी दैट विल बी पोलराइज्ड इन नेचर। लेकिन याद रखना, अगर अंदर जो लाइट जा रही है मान लो वो अनपोलराइज्ड है और मान लो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो लाइट बाहर निकलेगी दैट विल बी पोलराइज्ड इन नेचर और उसकी इंटेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? आधी। क्योंकि ये पोलराइड क्या करेगा, इसमें से आधी लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, आधी लाइट को ही बाहर जाने देगा, लेकिन जो लाइट बाहर निकलेगी दैट विल बी पोलराइज्ड इन नेचर। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि एक पोलराइड के अंदर अनपोलराइज्ड लाइट गई और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो बताओ जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? I0/2। ये तो तुम्हें याद रखना है। लेकिन अगर मान लो कोई तुम्हें सर हाँ पूछो। नहीं सर, वो बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे कि ये आपकी पोलराइड की एक्सिस है और मान लो कि कोई लाइट ऐसे एंटर कर रही है, इस तरीके से, है ना? तो याद रखना, पोलराइड से जो भी लाइट बाहर निकलेगी दैट विल बी पैरेलल टू द पोलराइजेशन एक्सिस। मतलब इसकी एक्सिस अगर ऐसे है तो लाइट ऐसे ही बाहर निकलेगी। अगर मान लो आपके पोलराइड की एक्सिस ऐसे है तो जो लाइट बाहर निकलेगी दैट विल बी लाइक दिस। लेकिन अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर पोलराइज्ड लाइट अंदर एंटर करती है, कौन सी लाइट? पोलराइज्ड लाइट, और मान लो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो लाइट बाहर निकलेगी इसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और ये थीटा कौन सा एंगल होता है? ये थीटा एंगल होता है ये वाला। ये वाला थीटा कौन सा? इसकी एक्सिस और जो पोलराइज लाइट आ रही है उनके बीच में क्या एंगल होता है? वो होता है आपका एंगल थीटा। तो जो लाइट बाहर निकलती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है आपका मेलस लॉ। मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझाऊंगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पे तुम दो चीजें याद रखना। इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन एक्सिस। तो जो लाइट बाहर निकलती है दैट विल बी पैरेलल टू द पोलराइजेशन एक्सिस। तो आपकी जो लाइट पोलराइज हो जाएगी ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर अनपोलराइज लाइट अंदर जाती है तो जो बाहर निकलती है वो पोलराइज हो जाएगी और इंटेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? आधी। लेकिन अगर पोलराइज्ड लाइट अंदर जाती है तो जो बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है? जो लाइट अंदर जा रही है उसकी इंटेंसिटी। और थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। ये जो लाइट है इसमें, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये वाला, इसके अंदर और इसकी एक्सिस के बीच में क्या एंगल है? वो वाला एंगल। अब मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार लिख लो। तो अनपोलराइज से पोलराइज तो इंटेंसिटी आधी, लेकिन आई नॉट जा रही है और मान लो पोलराइज है तो जो बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी? वो भी पोलराइज ही होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सर ऐसा क्यों होता है कि I0/2 ही हो जाती है, I0/3 या I0/5 क्यों नहीं? नहीं, ये एवरेज निकलता है देख। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकलते हैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा की अगर एवरेज वैल्यू निकाली जाए ना तो वो हाफ हाफ हो जाती है।
हाफ हाफ क्या, सॉरी 1/√2 हो जाती है। याद है अपन ने आरएमएस पढ़ा था, E0/√2, हाँ। तो उसका तो हम्म। इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इसलिए वो हम्म। हाफ बचता है नीचे। ओके सर। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो। सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं कि ये आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, और मान लो कि इसकी इंटेंसिटी I0 है, और मान लो एक पोलराइड ऐसे पड़ा हुआ है, और आगे एक और पोलराइड पड़ा हुआ है, और ये पोलराइड ऐसे पड़ा हुआ है इस तरीके से। तो आपको बताना है कि यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी। हाँ ऋषिता, मैं एक्सप्लेन करता हूं, तेरे क्वेश्चन का आंसर है कि पोलराइड हुआ कैसे। चलो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो पहले ये पोलराइड के थ्रू पास करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पोलराइज हो जाएगी, और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/2। लेकिन ये जैसे ही यहां पहुंचेगी, तो ये एंगल कितना है, 90। तो जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी I0/2 cos² 90, तो ये कितना आ जाएगा, 0। मतलब कोई भी लाइट बाहर नहीं निकलेगी, सारी की सारी लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, I0 cos²θ, इस I0 का मतलब होता है कि अंदर जो लाइट जा रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, और थीटा का मतलब क्या है, अगर ये पोलराइज लाइट है तो इस लाइट और इसकी एक्सिस के बीच में कितना एंगल है ना। एक क्वेश्चन और ट्राई करो तुम लोग, एक क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करो। मान लो कि क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I0 है। ये एक पोलराइजर है जो ऐसे पड़ा हुआ है, फिर ये एक और पोलराइजर है जो ऐसे पड़ा हुआ है इस तरीके से, और आपको दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, और यहां पे एक और पोलराइजर है, उसकी एक्सिस ऐसे है, और आपको दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो ये तो I0 है, तो जो लाइट यहां से बाहर निकलेगी, एक बात तो पक्का है कि वो कैसे पोलराइज हो जाएगी, ऐसे। और यहां तो एक बात पक्का है कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी। अब इसके और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी I0/2 और cos² 60। cos 60 हाफ होता है, तो I0/2 तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, I0/8। और यहां से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे आ रही है, ये एंगल कितना है, 30। और अब जो इंटेंसिटी अंदर एंटर कर रही है वो कितनी है, I0/8। तो जो बाहर निकलेगी वो I0/8 cos² 30, तो ये कितना हो जाएगा, I0/8 cos 30 √3/2, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 2 4, तो ये आ जाएगा 3I0/32। तो 3I0/32 आ जाएगा। सर एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर तो एक और पोलराइड लेते हैं, जैसे सिस्टम ये पूरा सेम रहेगा, बट हम एक और पोलराइड लेते हैं। अब उस पोलराइड को किस एंगल पे प्लेस करें ताकि इंटेंसिटी जीरो हो जाए, ये जो 3I0/32 है ये भी जीरो हो जाए। तो बस इसके आगे एक और पोलराइड रख, और उसको ये जो यहां से जो लाइट निकल रही है इसके परपेंडिकुलर रख दे। ओके। किसी को इसमें कोई डाउट है ये कैसे आया, 3I0/32 की समझ में आ गया? ऋषिता देखो क्लियर हुआ, श्रेया? सर तो वो एंगल क्या होगा? कौन सा एंगल निकाल लेना, ये 30 है, तो फिर यहां पे तो एक काम कर, ये 60 डिग्री ले ले। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ तो प्रैक्टिस के लिए। मान ओके लो सर, क्वेश्चन है तो ये, 60 डिग्रीज। मान लो कि ये आपके पास एक अनपोलराइज लाइट है, मान लो इसकी इंटेंसिटी I0 है। मान लो कि ये एक पोलराइड है और इसकी एक्सिस ऐसे है। मान लो यहाँ पे एक और पोलराइड है, इसकी जो एक्सिस है, देखो जो इसकी एक्सिस है उसको मैं इससे बना रहा हूँ, और जो पीछे वाला है उसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, और मान लो कि इनके बीच में एंगल है 45 डिग्री। मान लो आगे एक और पोलराइड है, उसकी एक्सिस ऐसे है, और जो इसका पीछे वाला है ना उसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, मान लो ये 45 डिग्री। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी फाइनल।
देखो कितना आएगा, सोचो। देखो यहां से जो निकलेगा वो तो पक्का ऐसा होगा, और आई नॉट बाय 2, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाय 4। तो इसमें कितना जाएगा, आई नॉट बाय 4, तो यहां से जो निकलेगा आई नॉट बाय 4 वापस कॉस स्क्वायर 45, तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट बाय 8। देवांश फॉर्मूला होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सर। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना बस एक लास्ट चीज और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये पोलराइड काम कैसे करता है, वो और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। देखो अनपोलराइज तो पोलराइज हो गई तो इंटेंसिटी आधी, फिर आपको मेलस लो लगाना है, तो आई नॉट जाएगा तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट जाएगा तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा अब देखो ये पोलराइड काम कैसे करता है। तो बेसिकली जो पोलराइड होता है ना, वो ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, एक लंबी कार्बन की चेन होती है। सपोज करो कि मान लो कि कोई लाइट आ रही है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, है ना, और मान लो कि आपकी जो कार्बन चेन है वो ऐसे पड़ी हुई है, और मान लो कि कार्बन चेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन एक्सेस। तो होगा क्या, इस ई नॉट के आप दो पार्ट कर दो, इस ई नॉट के क्या करो आप दो पार्ट कर दो। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बच जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन थीटा। याद रखना जो कंपोनेंट इन कार्बन मॉलिक्यूल्स के पैरेलल है वो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो कंपोनेंट इनके परपेंडिकुलर है, कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ई नॉट कॉस थीटा, वो यहां से निकल जाएगा। तो जो लाइट निकलेगी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी बचेगी, ई नॉट कॉस थीटा। इसीलिए जो लाइट अंदर आती है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ई नॉट का स्क्वायर। लेकिन जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वापस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो, तो ई नॉट का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ई नॉट स्क्वायर क्या है, आई नॉट, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट कार्बन मॉलिक्यूल के पैरेलल है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है खाली वो रह जाएगा। ठीक है, चलो ओके यार, ओके बाय बाय।